नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज के व्याख्यान में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, साम्यवादी विचारक क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ लेते हैं और परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार किया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगी। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसा कि सामान्यतः मैंने बताया आप लोगों को पूर्व के व्याख्यान में कि यह मूलतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करता है। इसका परंपरागत विकास यूरोपीय देशों में हुआ, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवादी राज्य के रूप में भूमिका रही है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हीं के संबंधों को उन्हीं की आवश्यकता के लिए नियमित करता रहा। इन स्थितियों में यूरोपीय राज्य लाभ की स्थिति में रहे तथा साम्यवादी और तीसरी दुनिया के जो नवीन उदित होने वाले राष्ट्र हैं वो नुकसान की स्थिति में रहे। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मी बेंथम ने 1789 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में किया, और यह शब्द राष्ट्रों का कानून का पर्यायवाची है, अर्थात विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार को नियमन करने के लिए जिस कानून का प्रयोग किया जाता है उसको राष्ट्रों का कानून भी कहा गया। और फ्रांसीसी समानार्थक इसका जो शब्द है वो ड्रायट डेस जेंस प्रयोग किया गया। इसी तरह से जर्मन भाषा में वार्केट शब्द प्रचलन में आया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति को हम समझें या इसकी प्रकृति क्या है, इससे पूर्व हमें इसके परंपरागत पश्चिमी विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन सभी के बारे में, और इसी के साथ साम्यवादी विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है और इनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। परंपरागत पश्चिमी विद्वानों ने जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं उन परिभाषाओं में बहुत सारे विद्वान हैं। व्हीटन है, स्टार्क है, ओपनहाइम है, लॉरेंस है, और न जाने और भी कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं जिन्होंने इसकी परिभाषाएं अपने अपने विचारों के अनुकूल दी है। व्हीटन ने ये कहा कि सभ्य राष्ट्रों में माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान समाज का स्वरूप देखकर तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए न्याय अनुकूल आचरण के नियमों में निर्मित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी सम्मिलित होते हैं। सामान्य अर्थ में यदि कहा जाए तो व्हीटन ने यह बात कही कि सभ्य राष्ट्रों के बीच में जो कानून लागू होता है उनके व्यवहार को नियमन करने के लिए, और जिसमें समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ओपनहाइम ने ये कहा कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। तो ओपनहाइम ये कहना चाहते हैं कि जो परंपरागत रूप से नियम चले आ रहे होते हैं और धीरे धीरे वो इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं या इस स्वरूप में आ जाते हैं कि विभिन्न राज्य
उनका पालन करना सुनिश्चित कर लेते हैं। इन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं और ये राज्य अपने ऊपर इन नियमों को बंधनकारी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन ये है परंपरागत कुछ पश्चिमी विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, वो वर्तमान में इन परिभाषाओं को चुनौती भी दी जा रही है और यह विश्वास किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों की सहमति पर आधारित नहीं है और न ही इसे सभ्य राज्यों तक सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा इसके विषयों एवं विषय क्षेत्र में भी बड़ा प्रसार हुआ है। ब्रायली ने जैसे एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों एवं व्यवहार के सिद्धांतों का संग्रह है जो सभ्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों में बाध्यकारी है। साम्राज्यवाद के पतन और राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद के उत्थान से राष्ट्रों का परिवार विश्व समुदाय में परिवर्तित हो गया, जिसमें सभ्य और असभ्य राज्यों के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। ओपेनहाइम के ग्रंथ इंटरनेशनल लॉ के 8वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में से सभ्य शब्द को हटा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं में सभ्य राज्यों का स्थान स्वतंत्र राज्यों या सार्वभौमिक राज्यों या राज्यों ने ले लिया। तो देखिए बच्चों, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए आप लोगों को कि जो व्हीटन और ओपेनहाइम ने प्रारंभ में परिभाषाएं दी थी, उसमें उन्होंने सभ्य राज्यों का यानी राष्ट्र से पहले सभ्य शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1955 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की जब परिभाषा की गई तो उसमें से इस सभ्य शब्द को हटा लिया गया और केवल स्वतंत्र राष्ट्रों या राज्यों का प्रयोग किया गया। सर रॉबर्ट जेनिंग्स और आर्थर वाट्स द्वारा संपादित ओपेनहाइम की 1992 में प्रकाशित पुस्तक इंटरनेशनल लॉ के 9वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की नई परिभाषा दी गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस परिभाषा में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उन पर आबद्ध कर है। ये नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के संबंध को शासित करते हैं, किंतु अकेले राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार 1992 के बाद ये स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल राष्ट्र नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा केवल राष्ट्रों के या राज्यों के आपस में व्यवहार को विनियमित ही नहीं किया जाता, अपितु इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इतना तक कि व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय माने गए हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या विभिन्न राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय, उसी के साथ साथ जो राज्यों के भीतर रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। इसलिए ये कहा गया कि उसमें व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस परिभाषा से जो निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आते हैं वो देखिए कि क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। पहली बात, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक रूप से विषय है, यानी राज्य पहला और महत्वपूर्ण
विषय है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, लेकिन केवल राज्य ही एकमात्र विषय नहीं है। ये राज्यों के अलावा भी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दी गई थी, बार बार ये कहा जा रहा था, परंपरागत जितने भी पश्चिमी विद्वान हैं उन्होंने ये कहा कि ये राज्यों के व्यवहार को नियमन करता है या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को नियमन करता है। परंपराएं जो चली आ रही होती है वो विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने ऊपर बंधनकारी रूप में स्वीकार की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये स्वीकार किया गया 1992 में, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल लॉ नामक पुस्तक में ये कहा गया कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है। दूसरी बात क्या आई हमारे सामने इस परिभाषा से, कि राज्य के अतिरिक्त अन्य निकायों को प्रत्याभूत रूप से अधिकार, प्रक्रिया एवं कर्तव्य प्राप्त हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय कहा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हुआ कि जो अन्य भी जितने निकाय हैं इसमें अधिकार है, प्रक्रियाएं, कर्तव्य सब प्राप्त है और इससे उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, यानी जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाएगा। और तीसरी बात, न केवल व्यक्ति वरन कुछ प्रादेशिक या राजनीतिक इकाइयां राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। तो यह परिभाषा व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तियों को भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों में शामिल किया है, यानी उनके द्वारा ये संगठन भी शासित होते हैं। कुछ नई परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून की मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे क्लाई पेरी है, उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। इसी तरह से सर हेनरी मैन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार दी
इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी हैं। ये थोड़ा सा परंपरागत जो परिभाषाएं हमने देखी उनसे भिन्न है। डब्ल्यू लिसिजन ने एक परिभाषा दी जिसमें ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। स्टालिन की मृत्यु के बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून की इस सोवियत परिभाषा को संशोधित किया गया और इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के तत्व को भी जोड़ दिया गया। बाद के सोवियत लेखकों ने इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में सह अस्तित्व के इस नए तत्व पर अधिक बल दिया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की चीनी परिभाषा सोवियत संघ के दृष्टिकोण से मिलती जुलती है क्योंकि ये साम्यवादी राष्ट्र रहे हैं। उन्होंने 3 तत्व बताए। पहला, यह शासक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति। दूसरा, सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह। तीसरा, इसमें प्रवर्तनीय तत्व भी विद्यमान है। तो इस प्रकार चीनी मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार का मान्यता प्राप्त कानून है, किंतु यह स्वतः कार्यान्वित नियमों का समूह नहीं है। चीनी दृष्टिकोण से केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में साम्यवादी राष्ट्रों द्वारा जो परिभाषाएं जिसके बारे में हमने चर्चा की उसकी आलोचना की जाती है कि ये आपस में राज्यों के संघर्ष और सहयोग, वर्ग प्रकृति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर बल देती है। इसमें कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, व्यक्ति या गैर सरकारी इकाइयों का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि यह संकीर्ण है या जो परिभाषा साम्यवादी विद्वानों ने दी है वो संकीर्णता लिए हुए है। लेकिन कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं को देखने से, हालांकि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी किया है, किंतु अर्थ की दृष्टि से मुझे कोई विशेष अंतर इनमें नज़र नहीं आता और उससे निम्न बातें सामने आती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं। ये कानून सिद्धांतों अथवा नियमों का समूह है। ये राज्य अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत भी होते हैं। इनके स्रोत परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय, सभ्यता के आधारभूत गुण आदि हैं और इनका पालन सद्भावना और कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण किया जाता है। ये विभिन्न राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना और सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना है। तो इसमें विभिन्न राज्यों के द्वारा पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने वाले ऐसे समूह जो अंतर्राष्ट्रीय समाज जिसे स्वीकृत कर लेता है और जिसका आधार प्रथाएं या न्यायालय के निर्णय हैं, ये ऐसे कर्तव्य पालन के दायित्व हैं जो राज्यों के लिए लाभदायक है। एक दूसरे का सहयोग इनके आधार पर किया जाता है और इसी तरह से विवादों का निपटान भी इसी आधार पर किया जाता है। और वैसे सामान्यतः यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्योंकि एक गतिशील विषय है, ये निरंतर विकसित होने वाले नियमों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने आपसी संबंधों में लागू करते हैं और ये नियम राज्यों को और कुछ हद तक या कम हद तक हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।